Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for Java programming for Android development. In this lesson I will going to teach you how we can use new objects in old places. Now what this statement means I will going to talk about it later, but first let me tell you what are the lesson objectives for this lesson. तो बेसिकली इस लेसन में जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपको ये नॉलेज है कि आप किस तरीके से एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हो, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की एरेज आप किस तरीके से बना सकते हो, इंटीजर की एरे कैसे बना सकते हो। लेकिन अब इस लेसन में हम क्या करेंगे, हम जो हैं ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे। ओल्ड प्लेसेस जो मैंने ये जो टाइटल रखा है इस लेसन का वो मैंने रखा है इसीलिए कि अब जहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप हम यूज़ करते थे और एरेज बनाते थे तो अब हम उसकी जगह ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके हम जो हैं एरे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा लेसन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या होता है जब हम इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे और हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या होता है जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पास होते हैं एज अ पैरामीटर्स। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं एज अ पैरामीटर्स टू एनी मेथड तो फिर क्या उससे होता है ऐसा करने से। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे और सबसे आखिर में फिर हम ये समझेंगे कि हम स्टैटिक कीवर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या पर्पज़ है प्रोग्रामिंग में। तो ये सारी चीज़ें और इसके इस लेसन में ये सारी चीज़ें और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो जो प्रीवियस लेसन में मैंने टास्क दिया था आप लोगों को कि हमें दो मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, टू स्ट्रिंग और इक्वल। सो मैंने कहा था इन दोनों को ओवरराइट करना है, इनकी डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हुए हुए मेथड्स हैं और इनको हमें ओवरराइट करना है, दोबारा से रीडिफाइन करना है और अपनी क्लास फाइल के अंदर इनको इंक्लूड करना है और यूज़ करना है। तो आई होप कि वो काम आप लोगों ने कर लिया होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस लेसन देखा था। तो अब उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो मैं आपको शो करूँगा ताकि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो वो भी साथ साथ आप लोग करते रहें। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि आप लोगों को टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट करना है और अपनी क्लास फाइल के अंदर जो है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में दी थी, उसका सोर्स बताया था कि वो आप लोग को डाउनलोड करना है, उसमें सारा काम करना है। तो उसके अंदर आपको ये पूरा जो है इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है, तो अब मैं इसको एंड रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इस टू स्ट्रिंग मेथड को मैं दोबारा से रीडिफाइन किया, ओवरराइट किया है और आप ये देख सकते हैं कि वही डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर है इसका। पहले पब्लिक आया, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद स्ट्रिंग और फिर टू स्ट्रिंग। अगर आप ये इसमें कुछ भी चेंज कर देंगे तो ये ओवरराइड नहीं होगा क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है इस मेथड की वो इसी तरीके से हुई हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके हमें अपना कोड डिफ़ाइन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि हमें इस मेथड से क्या काम करवाना है। तो हमें बेसिकली क्या काम करवाना है, हमें जो है अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन शो करनी है कि भाई अकाउंट होल्डर कौन है और वो किससे आएगी, वो आएगी इस मेथड से। ठीक है, गेट नेम एक्सेसर मेथड से आएगी जो कि हमने प्रीवियस लेसन में बनाया था। और इसके बाद हम शो करेंगे नंबर कि अकाउंट नंबर क्या है, वो किससे आएगा, वो आएगा दूसरे एक्सेसर मेथड से जो कि हमने प्रीवियस लेसन में बनाया था। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट डिफाइन कर दी और आपस में इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने कॉन्कैटिनेट भी कर दिया बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर ओवर हियर। ठीक है, तो ये एक मेथड जो था वो इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है ना, और इसके बाद जो दूसरा मेथड था वो था इक्वल्स का। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये किस लिए हमने इम्प्लीमेंट किया था, ताकि हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के बराबर वेरीफाई करवा सकें कि ये दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेसन में आप लोगों को दी थी और मैंने कहा था कि इसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये किस बेस के ऊपर वेरीफाई करेगा, ये नंबर की वेरीफाई। अकाउंट नंबर दोनों ऑब्जेक्ट्स के अगर सेम होंगे तो ये ट्रू होगा, यानी ये रिटर्न करेगा ट्रू कि एक दूसरे के बराबर हैं, वरना ही क्या रिटर्न करेगा फॉल्स।
और सबसे पहली लाइन पे जो चेक कर रहा है वो ये चेक कर रहा है इंस्टेंस ऑफ का कीवर्ड है, ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये चेक कर रहा है कि ये जो अकाउंट ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा, ठीक है, एज अ पैरामीटर, ये ऑब्जेक्ट इस अकाउंट क्लास का इंस्टेंस है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो बेसिकली ये हो ही नहीं है, कोड फॉलो ही नहीं हो, ठीक है। और अगर है तो फॉलो हो, तो फिर यहाँ पे जो है ये कास्टिंग होगी, ठीक है। कास्टिंग हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेसन में बता दिया था। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम इसकी फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, अकाउंट क्लास की जो फील्ड्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे कि नंबर है, ठीक है। तो ये जो कोड है ये भी ज़रूरी है, कास्टिंग यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ताकि उसकी सारी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये दोनों जो हैं मेथड्स को ओवरराइड किया, ठीक है, रीडिफाइन किया इन दोनों मेथड्स को। और दोबारा मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने सिग्नेचर्स का फ़र्क रखा तो ये मेथड जो है ये काम नहीं करेगा, इसको एग्जैक्ट वही सिग्नेचर होना चाहिए जो कि ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद लॉजिक डॉट जावा फाइल के अंदर आके यहाँ पे अब जो प्रीवियस मैंने कोड जो टाइप आउट हुआ था और जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो आपको याद हो रहा होगा उसमें मेमोरी लोकेशन भी आ रहा था। तो अब इसको चला के हम देखेंगे तो हमें मेमोरी लोकेशन नहीं मिलेगी, अब हमें इस मेथड के ज़रिए ये वाला काम मिलेगा, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट हमारे सामने आएगी क्योंकि हमने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ये दी हुई है, ये मैं क्या वेरीफाई करवा रहा हूँ कि अकाउंट 1 जो है वो बराबर है किसके, अकाउंट 2 के। यानी ये जो इक्वल्स मेथड मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, इसको ओवरराइड किया है, ठीक है। इसको मैं एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट में यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ। और मैं क्या पास कर रहा हूँ, अकाउंट 2 को पास कर रहा हूँ। अब अभी जो है अकाउंट 1 का जो नंबर है वो ये है और अकाउंट 2 का जो नंबर है वो ऑब्जेक्ट का ये है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जब ये कोड जो है ये जो मेथड है ये वेरीफाई करेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्या देख रहा है, अभी ये नंबर्स को देख रहा है कि नंबर्स एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है दोनों अकाउंट्स के, ठीक है। अकाउंट 1 और अकाउंट 2 जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के नंबर्स एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस कोड में आएगा और जैसे ही ये देखेगा ये दूसरे के बराबर नहीं है तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जब फॉल्स रिटर्न कर देगा तो मैंने यहाँ पे फॉल्स के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं बताई है, मैंने खाली ट्रू के लिए स्टेटमेंट बनाई है। तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे और इंक्लूड कर देता हूँ फॉल्स के लिए, वेरीफाई करने के लिए। वरना क्या हो, अगर फॉल्स हो तो प्रिंट हो mout डॉट प्रिंट लाइन के अकाउंट 1 जो है वो बराबर नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू अकाउंट 2, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे जब मैं अभी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि अभी तो बराबर नहीं है ना। अभी अकाउंट नंबर जो है अकाउंट 1 का जो है वो ये है और अकाउंट 2 का ये है, तो दोनों का मुख्तलिफ नंबर है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जेनीमोशन ओपन कर दिया, अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ उस पर। ओके, तो अब एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे ये पूरा डाटा जो है वो आ गया, प्रिंट हो गया। और यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, अकाउंट 1 इज़ नॉट इक्वल टू अकाउंट 2, ठीक है, क्योंकि अकाउंट 1 और अकाउंट 2 दोनों के नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अकाउंट होल्डर बिल एंड नंबर, अकाउंट नंबर उसका शो कर रहा है। ये टू स्ट्रिंग मेथड को जो हमने ओवरराइड कर दिया, ठीक है ना। तो पहले क्या आ रहा था, पहले पूरा जो है वो मेमोरी लोकेशन आ रही थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन थी टू स्ट्रिंग मेथड की। उसको इस्तेमाल जब हम कर रहे थे प्रीवियस लेसन में, तो मैंने आपको शो किया था कि उसके अंदर पूरी मेमोरी लोकेशन आ रही थी कि अकाउंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये किस मेमोरी लोकेशन पे मौजूद है। लेकिन अब हमने उसको ओवरराइड कर दिया अपने प्रोग्राम में, तो अब उसको आसानी से हम जो है देख सकते हैं कि अकाउंट होल्डर क्या है और अकाउंट नंबर क्या है। तो बेसिकली ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि हम किस तरीके से मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं, दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मेथड्स मौजूद हैं, ठीक है। बस हमें ख्याल इस बात का रखना है कि जो उस मेथड का सिग्नेचर है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मेथड सिग्नेचर है वही होना चाहिए। अगर उस मेथड में कोई पैरामीटर्स नहीं है
तो हमें भी यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं देने हैं उसको। मेथड का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है तो हमें भी पब्लिक देना है, स्ट्रिंग है तो हमें भी स्ट्रिंग देना है जब हम उसको ओवरराइड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे भी हमने ओवरराइड किया है। ठीक है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्लाइंट प्रोग्राम में जाके। ठीक है, logic.java फाइल में जाके, अब ये क्लाइंट प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं जाके थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं अब, क्योंकि अभी ये बता रहा है कि अकाउंट 1 जो है वो बराबर नहीं है अकाउंट 2 के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों के नंबर्स को सेम कर देता हूँ। तो यहाँ से नंबर को मैं कॉपी करता हूँ उसके, Ctrl+C, और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर दोबारा से इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगी एप्लीकेशन। ओके, अब मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं क्या शो कर रहा है, अकाउंट 1 इज इक्वल टू अकाउंट 2। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे नंबर्स जो हैं दोनों के वो सेम कर दिए हैं। क्योंकि हमारा जो हमने जो मेथड बनाया है उस मेथड के अंदर हम क्या चेक करवा रहे हैं, नंबर्स को चेक करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसकी जगह एक और भी काम कर सकते हैं आप, कि आप नेम यूज़ कर लें, नेम फील्ड को यूज़ कर लें और नेम को चेक करवाएं कि दोनों के नाम बराबर हैं, दोनों के नाम सेम हैं या नहीं है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आके आप नेम कर देंगे नंबर की जगह। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से मैंने आपको कहा था कि ये दोनों काम जो हैं परफॉर्म करने हैं, और इसका मैंने आपको एंड रिजल्ट शो यहाँ पे कर दिया। तो अब जो है प्रोसीड करते हैं इस लेसन की तरफ। ओके, नाउ डिक्लेयरिंग एन एरे। लेट्स स्टार्ट बाय सीइंग हाउ ऑब्जेक्ट्स ऑपरेट एज पार्ट ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम ये देखेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं अगर हम उसको एरे पे इस्तेमाल करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की अगर हम एरे बनाएं। वंस अगेन देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिसके दरमियान हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। वो क्या है कि देखें, यहाँ पे मैंने ये एरे बनाई हुई है प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये एरे बनाई हुई है ऑब्जेक्ट की, अकाउंट क्लास की। आप ये देख सकते हैं कि दोनों की डिक्लेरेशन जो है वो तकरीबन सेम है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीजर यूज़ हो रहा है एज अ डेटा टाइप क्योंकि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बना रहे हैं एरे, और यहाँ पे मैं अकाउंट क्लास को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स की एरे बना रहा हूँ। ठीक है ना, so we declare an array of primitive data types such as int the same way we would create an array of count objects, but again we must rely on our new understanding of objects to keep us out of trouble. ठीक है, this first declaration creates an array of variable that will store ints। तो सबसे पहले अब हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए। ये जो एरे मैं बना रहा हूँ ये स्टोर करेगी इंटीजर्स। ठीक है, कितने करेगी, 10 करेगी इंटीजर। ठीक है, इट इज़ इनिशियलाइज टू ऑल ज़ीरोज़। ये सबसे पहले जब बनेगी तो ये सारी जो एरे की वैल्यूज़ होंगी एलिमेंट्स की वो इनिशियलाइज हो जाएंगी ज़ीरोज़ में, जब तक कि हम उसको फिल नहीं करेंगे डाटा से। द सेकेंड डिक्लेरेशन डिक्लेयर्स एन एरे ऑफ वेरिएबल दैट विल रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने दूसरी यहाँ पे जो एरे बनाई हुई है ये जो है ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एरे जो कि वेरिएबल्स स्टोर करेगी, जो कि एरे के अंदर जो कि रेफरेंस कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जो कि किसको रेफरेंस कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट्स को। वी कैन इमीडिएटली बिगिन यूजिंग द एरे एलिमेंट ऑफ एन इंट एरे। ठीक है, हम फौरन से शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं फौरन से डाटा जो है वो फिल कर सकता हूँ इस इंटीजर एरे में, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बट इफ़ वी अटेम्प्ट टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट्स इन आवर एरे, वेल एक्चुअली देयर एरेंट एनी ऑब्जेक्ट्स इन आवर एरे, जस्ट वेरिएबल दैट कैन रेफरेंस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ये इनवैलिड काम होगा कि अगर मैं सेट नंबर म्यूटेटर मेथड को इस्तेमाल करके जो है मैं इस पहले एलिमेंट एरे के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट है मैं उसकी वैल्यू को सेट कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस एरे के अंदर जो है सिर्फ वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं है। अभी सिर्फ वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कि रेफरेंस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो हम इसके अंदर जो है इस तरीके से डाटा को फिल नहीं कर सकते एक ऑब्जेक्ट्स की एरे के अंदर। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, जो कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई इंटीजर एरे बना रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की या कोई स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं तो उसके अंदर हम इस तरीके से डाटा को जो है वो डाल सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है वो एरे। लेकिन जब हम कोई ऑब्जेक्ट्स की एरे बनाते हैं तो उसके अंदर जो है जो फील्ड्स होती हैं वो फिल हुई होती हैं। जब वो एरे बनती है
वेरिएबल से जो कि रेफरेंस कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो हम उसके अंदर ये काम नहीं कर सकते। इस तरीके से डायरेक्टली डाटा को जो है वो पॉपुलेट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, फिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए दूसरा प्रोसीजर होता है जो कि अभी हम समझते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि ये एक 2 फेज प्रोसेस होता है। क्रिएटिंग एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ 2 फेज प्रोसेस, यानी हम जो एरे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ये 2 फेज प्रोसेस कहलाती है। द फर्स्ट लाइन विल क्रिएट द एरे ऑफ रेफरेंसेस। जो ये पहली लाइन है ये क्या बनाती है, ये एरे ऑफ रेफरेंसेस बनाती है, यानी इसके अंदर वो वेरिएबल्स बनाती है जो कि रेफरेंस कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जब ये लाइन जो है ये एग्जीक्यूट होगी तो ये एक फर्स्ट फेज हो गया इसका। ठीक है, देन वी ऑफन यूज अ फॉर लूप टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स वेयर द फील्ड डाटा विल बी स्टोर्ड। तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। और ये फॉर लूप क्या काम कर रहा होता है, ये ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स बनाएगा जिसमें फील्ड डाटा जो है वो स्टोर होगा। यानी एरे तो बना ली हमने पहले, जो कि इसके अंदर वेरिएबल्स हैं जो कि रेफरेंस करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। अब हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना है, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्या लगाया, फॉर लूप लगाया, जिसमें मैं डाटा को स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इस फॉर लूप के अंदर जो है एरे को रेफरेंस कर सकता हूँ, डाटा को रेफरेंस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, एरे की, इसके अंदर देखें ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ये रेफरेंस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, डाटा सेव है, यानी अब ये ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं और ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस कर रहे हैं अपने डाटा को। ठीक है, वो डाटा कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जो है ये 2 फेज प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होती है। अब यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका क्या काम है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या करने के लिए, टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट्स वन एट अ टाइम। यानी जब भी ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, जब ये एक बार चलेगा लूप तो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, दूसरी बार चलेगा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा, तीसरी बार चलेगा तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये बनाता रहेगा। वी जस्ट नीड टू यूज कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स टू बी रेफरेंस। तो हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका नाम आ गया, एरे का नाम। ठीक है, एट एन इंडेक्स आई, जो कि इटरेटर है उस लूप का, फॉर लूप का, जिसकी बेस पे जो है ये ऑब्जेक्ट्स बनाता रहेगा एरे के अंदर। ठीक है ना, और ये कब तक चलेगा, जब तक के लेंथ होगी। लेंथ कितनी है, 10 है, तो जो 10 लेंथ है तो 10 बार ये चलेगा लूप। ठीक है, 10 बार लूप चलेगा और 10 बार क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट्स बनाएगा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। तो बेसिकली इस तरीके से ये पूरा काम जो है ये परफॉर्म होता है। इस तरीके से 2 फेज प्रोसेस होता है। पहले फेज के अंदर जो है एरे बनती है रेफरेंसेस की। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस में फॉर लूप के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से ये एरे बनती है, ऑब्जेक्ट्स की डिक्लेयर होती है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल बताई है कि हम एक कोड में, एक लाइन ऑफ कोड में भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कि मैं प्रिमिटिव डाटा टाइप के एरे बना रहा हूँ एक लाइन के कोड में। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाटा भी फिल करवा रहा हूँ एक ही लाइन में। ठीक है, मैंने उसकी लेंथ नहीं बताई, मैंने डायरेक्टली डाटा फिल करवा दिया बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस ओवर हेयर। ठीक है, तो इसमें ये एरे बन जाएगी इस तरीके से। और अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स की एरे बना सकते हैं एक लाइन में। कैसे, कि सबसे पहले जिस क्लास के ऑब्जेक्ट की मैं एरे बनाऊंगा उसका नाम आ गया, उसके बाद मैंने उस एरे का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस राइट हेयर जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। न्यू अकाउंट, यानी 3 बार मैं कॉल कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को, तो 3 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर बनेंगे, ये देखें यहाँ पे। और ये 3 ऑब्जेक्ट्स इसको रेफरेंस करेंगे, डाटा को रेफरेंस करेंगे जो कि इसके अंदर स्टोर होंगे। तो वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड similar to the way we create and fill an int array. This code will create the array of the objects it references. तो जो 2 फेज प्रोसेस पीछे मैंने आपको बताया, उस तरीके से भी हम काम परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर मिसाल के तौर पर 20 ऑब्जेक्ट्स मुझे बनाने हैं तो यहाँ पे मुझे 20 बार जो है ये पूरा कोड जो है ये लिखना पड़ेगा, आइडेंटिकल कोड। तो उसके अंदर क्या फ़ायदा होगा, मैं फॉर लूप के अंदर जाके जो लेंथ है बस उसको स्पेसिफाई कर दूंगा यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे मैं 10 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे आके मैं 20 स्पेसिफाई कर दूंगा, तो ये 20 दफ़ा ऑब्जेक्ट बना लेगा आराम से। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली कोड जो है वो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं तो ये कोड ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर 2-3 ऑब्जेक्ट्स खाली बनाने हैं एरे तो ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफाई किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा को फिल कर रहा हूँ इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। वो किस तरीके से कर रहा हूँ, सिंगल लाइन ऑफ कोड को यूज़ करके कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप कि अब मैंने इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो मैंने यहाँ पे डाटा भी डाल दिया, मैंने अकाउंट नेम भी डाल दिया, अकाउंट नंबर भी डाल दिया। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी बार कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वो भी पहला वाला, और उसके अंदर मैंने अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे तीसरे बार जो मैं कॉल कर रहा हूँ, ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स इनपुट होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस भी डाल दिया। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसकी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई हुई है। चूँकि मैंने इन दोनों में अकाउंट बैलेंस नहीं डाला तो उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, अकाउंट बैलेंस की फील्ड में 0.0, क्योंकि वो क्या है, वो डबल वैल्यू है, डबल डाटा टाइप की, तो उसमें 0.0 भी साथ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चूँकि वैल्यू प्लेस कर दी तो यहाँ पे ये वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट की एरे बना के उसके अंदर डाटा भी फिल करवा सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवाया। ठीक है, ओके, नाउ कॉलिंग एन इंस्टेंस मेथड। व्हाट अबाउट यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज एरेज विथ मेथड्स। क्या हो कि अगर हम इन एलिमेंट्स को यूज़ करें इन एरेज के अंदर जो कि मौजूद हैं मेथड्स के साथ। वंस यू हैव प्रॉपरली क्रिएटेड द एरे एंड इंस्टेंशिएटेड ईच एलिमेंट, दे आर यूज एंड रेफरेंस द सेम एज यू वुड एनी अदर ऑब्जेक्ट। एक बार जब आप एरे बना लो सही से और उसको इंस्टेंशिएट करवा लो उसके सारे एलिमेंट्स को, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और रेफरेंस कर सकते हैं उसी तरह जिस तरीके से हम किसी मेथड ऑब्जेक्ट को करते हैं। ठीक है, तो दे कॉल देयर ओन इंस्टेंस मेथड can be used as parameters and can be printed using the default or overridden toString method। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेंस मेथड इसके अंदर कॉल करवा सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एज अ पैरामीटर्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि इन एलिमेंट्स को जो कि ऑब्जेक्ट्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मौजूद हैं। ठीक है, और इनको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, जो toString मेथड मैंने अभी ओवरराइड किया उसके ज़रिए मैं इनको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो ये सारे काम हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जामिन एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। अब सबसे पहले तो पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स को, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा लेता हूँ कि किस तरीके से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास करते हैं एज अ पैरामीटर। Once again we should rely on our understanding of objects. Let's review a primitive data type. तो पहले रिव्यू कर लेते हैं primitive data type को। Such as ints. First, as a side note, these diagrams are all abstraction that help us to understand how objects work without having to know absolutely all of the implementation detail. तो ये मैंने आपको साइड नोट पे इस बात बताई कि जो भी डायग्राम्स हैं ये सारी एब्स्ट्रैक्शंस हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हैं वो बहुत ही डीप होती हैं, उसके बारे में समझने के लिए कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझने के लिए ये मैंने एक डायग्राम्स ये सारी बनाई हुई है, प्रेजेंट की हुई हैं। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन है, बेसिकली इस तरीके से काम हो नहीं रहा होता है, लेकिन ये फ्लो जो है ये सब जो मैं एरो वगैरह दिखा रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो इसकी एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि कोड में हुई हुई है वो डीप है, तो वो हमारे लिए उसको समझना का ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका वर्क फ्लो कैसा होता है, इसका काम कैसा होता है, किस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट जो है वो पास होता है एज अ पैरामीटर, किस तरीके से प्रिमिटिव डाटा टाइप पास होता है एज अ पैरामीटर। तो ये सारी बातें हमें लॉजिकली पता ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की बात की है। तो when a method is called and an int is passed, what we actually pass is the value of that variable। जब हम किसी मेथड को कॉल करते हैं और किसी इंटीजर वेरिएबल को पास करते हैं उस मेथड में एज अ पैरामीटर, तो बेसिकली हम क्या पास कर रहे होते हैं, हम उसकी वैल्यू को पास कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर वेरिएबल की 7 है। जब ये पास होगा इस मेथड में तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ पास होगा जो कि 7 है। The method may make changes to that value, but unless it is returned to the original variable,
नो चेंज इज सीन और मेड टू दैट ओरिजिनल वैल्यू। तो मेथड जो है, जैसे कि यहाँ पे ये मेथड है, ये इसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारा काम जो है लोकली होगा विद इन द मेथड। जब ये दोबारा से रिटर्न होगा फ्लो ऑफ कंट्रोल इस लाइन में, इस लाइन ऑफ स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर 7 ही वैल्यू मौजूद रहेगी। यानी जब ये मेथड से बाहर चला जाएगा फ्लो प्रोग्राम का, तो एक्चुअल अगर दोबारा हम देखेंगे, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे इसकी, तो हमें 7 ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इसकी ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं करता। प्रिमिटिव डेटा टाइप की ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं करता जब हम उस वेरिएबल को पास करते हैं एज अ पैरामीटर विद किसी ऑब्जेक्ट में, सॉरी किसी मेथड में, जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो विद इन दैट मेथड तो उसकी वैल्यू अपडेट हो गई, आप ये देख सकते हैं 14 है। लेकिन जैसे ही ये मेथड से इस लाइन से बाहर जाएगा, तो फिर दोबारा अगर मैं इसको कॉल प्रिंट करवाऊंगा इसकी वैल्यू को, तो मुझे 7 ही मिलेगी, मुझे 14 नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इस मेथड के अंदर अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू 14 मिलेगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। अब समझते हैं किस तरीके से हम पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर, ठीक है। What happens when an object is passed as a parameter to a method? A method in a client program, for example, we actually pass the reference to the object. This is known as pass by reference. The method can now access the actual object. तो बेसिकली इसमें मैंने ये बात बताई है कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अकाउंट नेम बता दिया, अकाउंट नंबर बता दिया, अकाउंट बैलेंस बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस मेथड में जो कि यहाँ पे मौजूद है इसमें मैंने पास करवा दिया एज अ पैरामीटर। तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसमें पास होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जाके इसके अंदर ये क्या काम करवा रहा है, यहाँ पे जो है ये इसके बैलेंस को डबल कर रहा है। यानी यहाँ पे बैलेंस जो है वो 27.50 है, यहाँ पे बैलेंस को डबल कर रहा है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ समझने की अभी वो ये है, अभी इस स्टेटमेंट को भूल जाए, अभी मेन चीज़ जो समझने की वो ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल ये आएगा, यहाँ पे जो ये मेथड पास हुआ है और ये ऑब्जेक्ट जो पास हुआ है, ये रेफरेंस किसको कर रहा है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, जो कि एक्चुअल मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला, ठीक है। ये इसी को रेफरेंस कर रहा है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से हट के है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या हो रहा था कि वो जब इस यहाँ पे जब ये कॉल हो रहा था, जब यहाँ पे पास हो रहा था, तो ये जो वैल्यू थी ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा था, ये एक्चुअली विद इन दिस लोकल स्कोप यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैं ये ऑब्जेक्ट पास करवा रहा हूँ इधर, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट ये जो रेफरेंस कर रहा है इसके अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जिसको रेफरेंस कर रहा है ये इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा, ये क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट के गेट बैलेंस ले रहा है, यानी बैलेंस लो, बैलेंस क्या था 27.50 था इस ऑब्जेक्ट का, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 55.00। तो इफ दिस मेथड हैपेंस टू चेंज सम वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट, द चेंज विल बी मेड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, नॉट सम कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये अपडेट कर रहा है वैल्यू को, तो ये जो अपडेट कर रहा है तो इसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपडेट होगी। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो ये वेरिएबल है ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू अपडेट होगी। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। प्रिमिटिव डेटा टाइप में लोकली अपडेट होती थी वैल्यू, वो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज अ पैरामीटर टू एनी मेथड, तो उसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू अपडेट होती है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाई थी। अब ये क्या हुआ, 27.50 हो गया 55.00 जब यहाँ पे ये मेथड कॉल हुआ, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। व्हेन द मेथड एंड्स एंड द लोकल वेरिएबल्स आर नो लॉन्गर एक्सेसिबल, द चेंज टू द ऑब्जेक्ट रिमेन्स, यानी ऑब्जेक्ट में जो चेंज हुआ वो रहेगा, वैसे ही रहेगा। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट गोज ऑन विथ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ये चीज़ जो है ये हट के है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब यहाँ पे एक कॉमन एरर है जो कि ऑकर होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एज पैरामीटर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Here is a common error seen when working with objects. This is a trap that you should easily avoid because you understand objects and how they work. तो ये एक ट्रैप है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो काम करते हैं। वो क्या है अभी इसके बारे में बात करते हैं। वी हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज पास टू अ मेथड एज अ पैरामीटर। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ इस मेथड में, ठीक है। एज बिफोर दिस सेट्स अप अ रेफरेंस बैक टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये जो है पहले की तरह जैसे मैंने बात की, ये रेफरेंस करेगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसी को रेफरेंस करेगा ये जो पास होगा ये एज अ पैरामीटर, ओके। इन द मेथड वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड फिल इट विद डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड के अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं डाटा से फिल कर रहा हूँ विद अ पैरामीटर, और विद द पैरामीटर ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यानी ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें पास हुए हैं, इसकी वैल्यू से मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका नाम भी यही कर रहा हूँ बॉब, और इसका नंबर भी मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें डिपॉजिट भी मैं यही कर रहा हूँ, बस खाली बैलेंस को मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। बैलेंस को मैं दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ओके। देन वी मेक द डिजायर्ड चेंज टू द बैलेंस, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड फाइनली वी मेक द पास्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू द न्यू ऑब्जेक्ट। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट ऑब्जेक्ट जो है, पास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा, उसको मैं बराबर कर रहा हूँ बाय यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर विद द न्यू ऑब्जेक्ट के साथ, इन होप्स ऑफ मेकिंग दी बैलेंस चेंज परमानेंट। यानी इस उम्मीद में कि जो बैलेंस जो चेंज हुआ है ये परमानेंटली हो जाए। यानी ये जो अदर अकाउंट में जो मैंने बैलेंस चेंज किया है, यही बैलेंस जो है अब इस ऑब्जेक्ट में भी हो जाए जो कि यहाँ पे मौजूद है। बट द रिजल्ट इज प्रोबेबली नॉट व्हाट द प्रोग्रामर हैड इंटेंडेड। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा नहीं होगा, यानी इस तरीके से नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर दिया तो इसकी जो बैलेंस है, जो ये ऑब्जेक्ट बना है, इसका जो मैंने बैलेंस अपडेट किया है वही बैलेंस अब इसका भी हो जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? द लोकल ऑब्जेक्ट एक्स नाउ रेफरेंसेस टू द न्यू ऑब्जेक्ट एंड व्हेन द मेथड एंड्स इट ऑल गोज अवे, नोटिस नो चेंज टू द ओरिजिनल। क्योंकि जो लोकल वेरिएबल एक्स है, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा जो प्रीवियस था, जो कि ओरिजिनल था। अब ये पॉइंट कर रहा है इसको, जो कि मैंने यहाँ पे नया बनाया है अदर अकाउंट। जब मैंने यहाँ पे ये न्यू बनाया तो अब जो यहाँ पे इसके बाद जो मैंने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो लोकल वेरिएबल एक्स है, लोकल ऑब्जेक्ट एक्स है, कि इसका जो अब रेफरेंस है वो तुम बराबर कर दो इस न्यू ऑब्जेक्ट के, जो कि ये है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं इस तरीके से जो है इन दोनों को बराबर मैंने कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी ओरिजिनल वाले की, बैलेंस की वैल्यू। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये बार बार मेरी इस वीडियो को पॉज कर करके देखें और दोबारा सुने, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाए। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है जो कि लोग प्रोग्रामर्स जो हैं वो परफॉर्म कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आपस में बराबर करने के लिए, जब आप पास करें एज अ पैरामीटर। तो इस तरीके से ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, द लेसन कीप इट सिंपल, पास द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट एंड मेक द चेंजेस यूजिंग दैट रेफरेंस वेरिएबल। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें सिंपल रखना है काम, जो कि हमने प्रीवियस पहले कर रहे थे, कि हमें रेफरेंस जो है वो पास करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने पास किया और ऑब्जेक्ट तक, और जो भी चेंजेस हमने करनी है उस रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करके हमें करनी है, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ओरिजिनल जो मेथड है उसमें वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। 27.50 से क्या हो गई 55.0 यहाँ पे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मेकिंग वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू अनदर। हम किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर मैंने वैल्यू फिल कराई मैरी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नंबर फिल कराया अकाउंट नंबर, और फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट वाई और उसको मैंने बराबर कर दिया इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके अकाउंट एक्स के। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द लास्ट एग्जाम्पल वॉज ट्राइंग टू कॉपी द डाटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बात बताई, उसके अंदर एक प्रॉब्लम जो थी वो ये थी
कि हम क्या कर रहे थे, डाटा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में बाय यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि गलत है। ऑल्दो दिस वर्क्स परफेक्टली वेल फॉर प्रिमिटिव डाटा टाइप, जबकि ये प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए बिल्कुल ठीक काम करता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करता इस तरीके से, ये बहुत डिफरेंट होता है। हेयर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अकाउंट एक्स है और एक अकाउंट वाई है, ठीक है। व्हेन वी मेक वन इक्वल टू द अदर, जब हम एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं, द इफेक्ट एज इट इज एज इट शुड बी, तो इसका इफेक्ट वही होगा जो कि होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। दे बोथ नाउ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, अब ये क्या करेंगे, दोनों जो हैं ये दोनों पॉइंट करेंगे, अकाउंट एक्स भी अकाउंट वाई भी सेम ऑब्जेक्ट पे, जो कि ये है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट में पॉइंट करेंगे एज इट शुड बी, बट परहैप्स नॉट अंडरस्टूड बाय अनइन्फॉर्म्ड प्रोग्रामर्स, लेकिन ये बात जो है बहुत से अनइन्फॉर्म्ड प्रोग्रामर यानी जिनको नहीं पता होती है, वो मिसअंडरस्टूड कर देते हैं इस बात को। नाउ अ चेंज टू अकाउंट वाई विल ऑल्सो बी मेड टू अकाउंट एक्स, अगर मैं अकाउंट वाई में कोई भी तब्दीली करूंगा तो वो चेंज अकाउंट एक्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के बराबर कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने अकाउंट वाई का नाम चेंज कर दिया रिक, तो अब क्या हो जाएगा, ये नाम चेंज हो जाएगा, मैरी से क्या हो जाएगा, रिक हो जाएगा, यानी अकाउंट एक्स में भी वही वैल्यू आ जाएगी और अकाउंट वाई में तो वही वैल्यू रहेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं अकाउंट एक्स से चेंज करूँ अब कोई वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद, या अकाउंट वाई से चेंज करूँ, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही डाटा को रेफरेंस करेंगे, एक ही डाटा को पॉइंट आउट करेंगे, बिकॉज इन फैक्ट दे आर द सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। इस लाइन के बाद अब ये सेम ऑब्जेक्ट बन गए हैं और दे आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। दिस विल मिस्टिफाई द लेस इन्फॉर्म बट नॉट अस, setting one object equal to another is permissible in object oriented programming but be sure that is exactly what you want to do। तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल में जो है वो अलाउ है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप जो एक्चुअल काम करना चाह रहे हो वो यही हो, अपने आपकी लॉजिक के मुताबिक जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप ये करें, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। तो इफ़ यू रियली वांटेड टू मेक अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डू इट, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इस काम को करने के, और यहाँ पे जो है मैं आपको एक तरीका बताऊँगा। इन योर क्लास फाइल यू मे हैव अ मेथड टू डू द ट्रिक, तो हम अपनी क्लास फाइल में इस मेथड को ऐड कर सकते हैं इस काम को परफॉर्म करने के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए मैं इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्लास फाइल के अंदर, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट दैट विल बी कॉपीड इज द इनपुट पैरामीटर, जो ऑब्जेक्ट कॉपी होगा वो क्या होगा, इनपुट पैरामीटर, जो कि इसमें इस ऑब्जेक्ट को जब हम कॉल करेंगे तो जो मेथड हम यहाँ पे पास कर रहे हैं जो कि अकाउंट एक्स है जिसको हमें कॉपी करना है वो क्या होगा, इनपुट पैरामीटर कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा डाटा वो इम्प्लिसिट पैरामीटर कहलाएगा, जो कि यहाँ पे ये है अकाउंट वाई जिस पे मेथड कॉल हो रहा है मेक कॉपी ऑफ, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट पैरामीटर कहलाएगा और ये इनपुट पैरामीटर कहलाएगा, जिससे डाटा जो है वो कॉपी होगा इस अकाउंट वाई पे, ठीक है। तो इट टेक्स मोर कोड बट दिस विल मेक एन एक्चुअल कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये कोड जो है अगर हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से कॉल किया, मैंने एक अकाउंट वाई बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उस पर मैंने इस मेथड को कॉल किया और इसमें पास किया ये इनपुट पैरामीटर अकाउंट एक्स, तो इसमें क्या होगा, इस अकाउंट एक्स के अंदर जो भी डाटा होगा वो कॉपी हो जाएगा अकाउंट वाई पे, जबकि मैंने यहाँ पे आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। लेट सपोज कि इस अकाउंट एक्स में ये डाटा मौजूद है, अकाउंट नेम मैरी है, ये अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट बैलेंस है, तो ये एग्जैक्टली जो ये सेम डाटा है ये कॉपी हो जाएगा अकाउंट वाई पे, ठीक है। तो अगर हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास फाइल के अंदर, ठीक है, तो ये आपका काम है जो कि आपको करना है, ये मैं द टास्क आपको दे रहा हूँ, ये करके देखिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो आप देखिएगा कि ये एग्जैक्ट कॉपी जो है ये एक ऑब्जेक्ट की डाटा की दूसरे ऑब्जेक्ट में ये बना देगा ये मेथड, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड टू स्टैटिक, तो स्टैटिक क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले भी थोड़ा समझते हैं कि अगर हम
किसी फील्ड को स्टैटिक नहीं बनाते तो फिर क्या होता है, ईच ऑब्जेक्ट इज बिल्ड विथ इट्स ओन सेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एंड इट्स ओन कॉपी ऑफ ऑल ऑफ द मेथड्स, दैट इज बिकॉज नन ऑफ देम हैव बीन डिक्लेयर्ड स्टैटिक। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपना सेट बना लेता है इंस्टेंस वेरिएबल्स का और अपने कॉपी बना लेता है सारे मेथड्स का, जो कि यहाँ पे मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है कि ये जो है ये हमारा क्लास है, ठीक है, इसके ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इन ऑब्जेक्ट्स ने क्या किया, अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन बना ली, यानी अपनी अपनी कॉपी बना ली फील्ड वेरिएबल्स की, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू हम इंक्लूड हो गई, ठीक है, ये देख सकते हैं आपने, इसने भी अपनी अपनी वैल्यूज बना ली और इसके अलावा जो मेथड्स हैं उसकी भी कॉपी हर ऑब्जेक्ट ने जो है वो बना ली, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें से कोई भी फील्ड या कोई भी मेथड जो था वो स्टैटिक नहीं था। अभी तक हमने क्लास के अंदर जितनी भी फील्ड्स बनाई हैं और जितने भी मेथड बनाए हैं वो जो हैं स्टैटिक हमने उसको नहीं रखा है, ठीक है। तो सो व्हेन सवाल अब ये पैदा होता है, सो व्हेन वुड अ वेरिएबल और मेथड टू बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, क्या ऐसा कब होगा कि हमें किसी मेथड को या किसी वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैटिक, ठीक है, ऐसा कब करना है और इसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो लेट मी बिल्ड एन एग्जाम्पल फॉर यू। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल शो की है स्टैटिक कीवर्ड को समझाने के लिए। सपोज वी वांट टू बिल्ड अकाउंट नंबर्स बाय यूजिंग द एयर अकाउंट होल्डर्स नेम एंड अ सीक्वेंशियल नंबर, समथिंग लाइक दिस। मिसाल के तौर पर ये फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं कि हम एक अकाउंट नंबर बनाएं जिसके अंदर हम जो 2 डिजिट हों वो एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है, कि किस साल में ये अकाउंट बना है, इन दिस केस 2013, ओके। और जो अगले 2 नंबर्स हैं वो अकाउंट होल्डर्स के नाम के इनिशियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, यानी हैश ऑफ इनिशियल्स, यानी जो भी उसका नाम हो उसका नंबर में हम उसको कन्वर्ट करें, उसको हैश कर दें इनिशियल्स के नंबर्स पे, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर हो वो सीक्वेंशियल नंबर हो, जो कि बेसिकली सीक्वेंस में अपडेट हो रहा हो, जैसे ही कोई अकाउंट नंबर क्रिएट हो तो ये जो नंबर है ये अपडेट होता रहे उसके मुताबिक, ठीक है। तो हमें सपोज करें कि हमें इस तरीके से एक अकाउंट नंबर जो है वो जनरेट करना है अपने प्रोग्राम में। नाउ बिल्डिंग एन अकाउंट नंबर, तो दिस में लीड अस टू डिफाइन द अकाउंट नंबर एज अ स्ट्रिंग। तो अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कोड को अपडेट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, हमें एक स्ट्रिंग अकाउंट नंबर बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। अभी हमने किसका बनाया हुआ है, इंटीजर डेटा टाइप का बनाया हुआ अकाउंट नंबर। तो अब हमें इस काम को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करना होगा, जो कि हम बेटर होगा। क्यों बेटर होगा इसको ज़रा समझते हैं। विच माइट बी मोर प्रैक्टिकल देन मेकिंग इट एन इंटीजर। थैंक्स टू एब्स्ट्रैक्शन अ चेन लाइक दिस वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। Client programs use class methods to get and set the number, so the data type of this field doesn't really matter to those client। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन की मदद से अगर हम चेंज करते हैं अभी अपने प्रोग्राम में, जहाँ पे हमने इसको क्लास फाइल के अंदर जो नंबर बनाया हुआ था इंटीजर रिटर्न टाइप थी, उसको अगर मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ तो उससे हमारे क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पे क्लाइंट प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा था मेथड्स को नंबर को गेट और सेट करने के लिए, वो एक्यूरेट काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डेटा टाइप है उस फील्ड की वो मैटर नहीं करती क्लाइंट प्रोग्राम के, यानी क्लाइंट्स प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर क्लास फाइल के, तो उसके अंदर जो डेटा टाइप है वो मैटर नहीं करती है। तो इसीलिए इस चेंज से कोई प्रॉब्लम जो है वो ऑकर नहीं होगी, कोई एरर ऑकर नहीं होगा। चेंजिंग इट शुड नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइंट प्रोग्राम्स if they were written in accordance with good object oriented principle. To build account numbers we might write a method in our class like this one. तो बेसिकली इसमें मैंने ये बात आपको बताई है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे क्लाइंट प्रोग्राम में logic.java फाइल में, अगर हम अच्छे ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपडेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ टू बिल्ड अकाउंट नंबर, हमें इस मेथड को इंक्लूड करना होगा अपनी क्लास फाइल में, ठीक है। ये मेथड क्या काम कर रहा है, ये मेथड जो है ये एक प्राइवेट मेथड होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि हमने क्यों प्राइवेट बनाया है।
और उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया बिल्ड अकाउंट नंबर, शॉर्ट फॉर बिल्ड अकाउंट नंबर, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म रखी हमने। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस काउंट की वैल्यू को मॉडिफाई करवा रहा हूँ, जो कि सीक्वेंशियल नंबर को जनरेट करेगी। और यहाँ पे फॉर्म रिटर्न करवाऊँगा मैं ये पूरा स्ट्रिंग, यानी पूरा अकाउंट नंबर जो कि मैंने पीछे आपको बताया जिसका फॉर्मेट। तो अब ये क्या इसमें ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, इसको ज़रा सा देखते हैं, इसको इन डेप्थ देखते हैं। नाउ दिस मेथड वुड बी प्राइवेट बिकॉज इट वुड ओनली बी यूज बाय द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास, ठीक है। ये जो हम इसको यहाँ पे प्राइवेट कर रहे हैं, ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये खाली ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे जो कि क्लास फाइल से जनरेट होंगे, ठीक है। क्लास फाइल के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो खाली इस्तेमाल करेंगे। क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर मैं इसको डायरेक्टली इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने इसको प्राइवेट रखा है, क्योंकि मुझे खाली ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस देना है, क्लाइंट प्रोग्राम को एक्सेस नहीं देना डायरेक्टली इस मेथड का, ठीक है। नॉट द क्लाइंट्स, नोट वी हैव चेंज द टाइप ऑफ द अकाउंट नंबर टू अ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे आपको इस बात को नोट करना है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस भी बताया कि हमने क्या कर दिया है, हमने नंबर को अब स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, ताकि हम अकाउंट नंबर को जनरेट कर सकें एज अ स्ट्रिंग पैटर्न। You can imagine we have other private methods to create the air portion of the account number। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और मेथड हमें बनाने पड़ेंगे, क्या करने के लिए, लास्ट 2 डिजिट्स को रिट्रीव करने के लिए एयर के, साल के, ठीक है, और रिटर्न करने के लिए एज अ स्ट्रिंग। और ये भी एक प्राइवेट मेथड होगा, ठीक है ना, जो कि बेसिकली सिर्फ यहाँ पे कॉल होगा और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा 2 डिजिट्स ऑफ अ एयर एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमें बनाना पड़ेगा क्लास फाइल के अंदर। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, एंड हैश द अकाउंट होल्डर नेम। तो हमें एक और मेथड भी बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, हैश करेगा अकाउंट होल्डर के नाम को, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे विद अ यूनिक सीक्वेंस नंबर दैट वाज इंक्रीमेंटेड ईच टाइम अ न्यू अकाउंट वाज क्रिएटेड, जो कि यहाँ पे क्या है, काउंट है। तो जब भी कोई न्यू अकाउंट बनेगा तो ये जो काउंट है इसकी वैल्यू जो है उसके मुताबिक अपडेट हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई न्यू अकाउंट बनेगा तो काउंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। काउंट में ऐड होता रहेगा 1, इंक्रीमेंट होता रहेगा, और ये हम इसको मॉड्यूलर करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है इसकी एक यूनिक वैल्यू जो है वो सीक्वेंशियली जनरेट होती रहेगी, और यहाँ पर हम उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे और फिर इस पूरे पार्ट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमें मेथड जो है ये इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी क्लास फाइल के अंदर, ठीक है, जिसके बारे में मैंने सारा आपको यहाँ पे समझा दिया। नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन द कंस्ट्रक्टर्स इन द अकाउंट क्लास, ठीक है। लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्टर class with we no longer want to allow the client that is invoking the constructor to supply the account number। तो अब हमें जो है क्लाइंट को अलाउ नहीं करना, जो क्लाइंट प्रोग्राम है उसको अलाउ नहीं करना कि वो कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करे, क्या सप्लाई करने पे, अकाउंट नंबर सप्लाई करने पे, क्योंकि अब अकाउंट नंबर तो हम जनरेट कर रहे हैं बाय मेथड। अब हमें जो अकाउंट नंबर जनरेट करना है वो कंस्ट्रक्टर के इन्वोक पे नहीं करना है, अब हमें किस पे करना है, अब हमें एक मेथड बनाना है जो कि प्रीवियस अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, जिसकी बेस से अकाउंट नंबर जनरेट होगा एज अ स्ट्रिंग। वी विल क्रिएट दैट आवरसेल्फ, जो कि हम खुद से बनाएंगे, एंड वी डोंट वांट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एनी मोर। और अब हमें ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई पीस ऑफ कोड मौजूद नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि कोई फील्ड को फिल इन नहीं कर रहा, ठीक है। This would enable clients to create empty और dummy account and that would not be useful, क्योंकि ये जो है ये अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जिसमें कोई कोड नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इससे कुछ एम्प्टी और डमी अकाउंट्स जो हैं क्लास के वो क्रिएट हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए काम के नहीं हैं, यूज़फुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है आवर इम्प्रूव कंस्ट्रक्टर्स रिलाई ऑन द मेथड टू बिल्ड अ प्रॉपर अकाउंट नंबर। तो हमारा जो अब जो इम्प्रूव कंस्ट्रक्टर्स जो हम डेवलप करेंगे वो मेथड्स पे रिलाई करेंगे, मेथड्स पे बेस करेंगे,
ताकि वो प्रॉपर अकाउंट नंबर जो है वो बिल्ड कर सकें। We would also need to delete the set number method because we don't want client programs changing account numbers। और ये जो हमने set number method जो कि एक म्यूटेटर मेथड हमने बनाया था, इसको भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्लाइंट प्रोग्राम्स जो हैं जो कि logic.java फाइल है, उसमें जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएं तो उनके ज़रिए जो है हम इस मेथड को एक्सेस करके हम नंबर्स को चेंज कर सकें, अकाउंट नंबर्स को। अब हम ये नहीं चाहते, ठीक है। अब हमें जनरेट करना है अकाउंट नंबर, किसके ज़रिए? मेथड के ज़रिए, जो कि अभी मैंने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इस मेथड को हमें डिलीट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द काउंट वेरिएबल। हाउ कैन वी कीप ट्रैक ऑफ दिस सिक्वेंशियल नंबर? हम इस सिक्वेंशियल नंबर को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं? वी नीड दिस टू जनरेट सीक्वेंस नंबर्स फॉर द अकाउंट्स। हमें इसकी ज़रूरत है सीक्वेंस नंबर बनाने के लिए हर अकाउंट के लिए, ठीक है। वी वुड क्रिएटेड इन द क्लाइंट प्रोग्राम बट इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्लास एंड शुड देयरफॉर बी इंक्लूडेड इन द क्लास। हम इसको क्लाइंट प्रोग्राम में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? स्टेट ऑफ द क्लास डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको क्लास के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। Every object needs to access and increment the same tally। हर ऑब्जेक्ट को क्या करना है? इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, काउंट को, और इसको इंक्रीमेंट करना है। यानी जो भी इसकी वैल्यू हो, सेम वैल्यू को एक्सेस करना है। जो भी करंट वैल्यू हो, करंट वैल्यू, ये बात याद रखिएगा, जो सेम करंट वैल्यू हो वो हर ऑब्जेक्ट इसकी एक्सेस करे और इसको अपडेट करे, ठीक है। दिस शुड बी डन ईच टाइम एन अकाउंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये हर वक्त होगा जब भी कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा। जब भी कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी जो भी करंट वैल्यू होगी उसको वो परसीव करेगा, लेगा, और उसके बाद फिर उसको अपडेट कर देगा। नेचुरली दिस काउंट शुड बी प्राइवेट, ओनली ऑब्जेक्ट्स विल नीड टू एक्सेस इट डायरेक्टली। तो आमतौर पे ये जो काउंट है इसको प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि खाली ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्लास के वो इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इस काउंट वेरिएबल पे बेस करते हैं कि सबसे पहले तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम काउंट को देखेगा और एक्सेस कर देगा और इंक्रीमेंट कर देगा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, इस काउंट वेरिएबल को। और ये काउंट वेरिएबल प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी जो सबसे मेन चीज़ जो अब हमें कंसर्न है कि किस तरीके से हम जो है ट्रैक कर सकते हैं। अभी हमारे लिए एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, दैट हाउ कैन वी कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट नंबर, कि अगले नंबर का हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, उसको किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं कि अब अगला नंबर क्या है और उसको हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है, जब हम ये समझ जाएंगे तो उसके बाद ये 3 चीज़ें जो हैं तो आराम से हो जाएंगी, ठीक है, इस काउंट वेरिएबल के लिए। अच्छा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ शेयर्ड वेरिएबल वी यूज़ अ स्टैटिक फील्ड। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं, हम क्या यूज़ करेंगे? स्टैटिक फील्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, इस काउंट वेरिएबल को क्या मैंने डिफाइन किया क्लास के अंदर? स्टैटिक डिफाइन किया, ठीक है। इट इज़ डिक्लेयर्ड इन द क्लास फाइल जस्ट लाइक द इंस्टेंस वेरिएबल। इन इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ये किस में डिक्लेयर होगा? क्लास फाइल में डिक्लेयर होगा। But using the keyword static, we provide an instance from being copied into each object upon creation। तो हम जो कि यहाँ पे ये static कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इस वेरिएबल के लिए, तो इससे क्या होगा? इससे बेसिकली हम ये इसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट जब बने तो वो इसकी करंट वैल्यू को क्या करे? कॉपी करे। जो भी इसकी करंट वैल्यू हो उसको कॉपी कर ले, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बने। The method that uses this field will still be found in each object however। और जो मेथड इस फील्ड को इस्तेमाल करेगा जो कि अभी हमने बनाया बिल्ड अकाउंट नंबर, वो भी क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा। जो कि यहाँ पे मैंने आपको इसकी यहाँ पे एग्जांपल बता दी कि देखें अब यहाँ पे ये मेथड भी इंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो है इस फील्ड को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये फील्ड जहाँ जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, जिस मेथड में, वो मेथड भी जो है कॉपी हो जाएगा जब अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अब हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने इस मेथड को और इस फील्ड को अपनी क्लास फाइल के अंदर प्रोजेक्ट की। उसके बाद फिर जब हम इसको
एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उसमें करंट वैल्यू जो होगी इसकी काउंट की वो इंक्लूड हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो कॉपी होगा इस मेथड का वो भी इंक्लूड हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैटिक हमें तब करना है जब हम ये चाहते हों कि जो एक्चुअल करंट वैल्यू है किसी भी फील्ड की या किसी भी मेथड की वो कॉपी हो जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो। ठीक है, इन दिस केस हम चाहते हैं कि काउंट की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो कॉपी हो जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हों और उसको अपडेट करना है हमें। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक जो है वो यूज़ किया ताकि हम ट्रैक कर सकें कि एक्चुअल वैल्यू क्या है काउंट की। और ट्रैक इसी सूरत में होगी जैसी ऑब्जेक्ट बनेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसके सीक्वेंस में ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी और सीक्वेंशियली अपडेट होती रहेगी। नाउ बिल्डिंग एन अकाउंट नंबर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन रेफरेंस दिस प्राइवेट स्टैटिक फील्ड डायरेक्टली। तो ऑब्जेक्ट जो होगा क्लास का वो रेफरेंस कर सकता है इस प्राइवेट स्टैटिक फील्ड को डायरेक्टली जो कि काउंट है, बट दे विल बी रेफरेंसिंग द सेम फील्ड दैट ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास आर यूजिंग। लेकिन वो किसको रेफर कर रहे होंगे, उस सेम फील्ड को रेफर कर रहे होंगे जो कि काउंट है, जो कि जिसको सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्लास के। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होंगे और उस सेम पीस को ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट एक्सेसेस एंड अपडेट्स द सेम काउंट। तो हर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेस करेगा और अपडेट कर देगा सेम काउंट को, जो कि यहाँ पे मैंने इसकी आपको एग्जांपल बताई है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सेस द सेम काउंट वेरिएबल थस कीपिंग अ रनिंग काउंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड थस फार। तो इससे क्या होगा, इससे सीक्वेंशियल में एक रनिंग काउंट क्रिएट हो जाएगा कि अभी टोटल 29 हो गए अकाउंट्स, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 29। फिर जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 30, फिर जैसे दूसरा होगा तो इस काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 31। तो ये इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इस काउंट की वेरिएबल को जो हमने स्टैटिक बनाया हुआ है। अगर हम ये स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक बनाने से क्या होता है कि जो एक्चुअल करंट वैल्यू होती है वही सब ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड होती है जब भी वो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और फिर उस वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड, जो कि इन दिस केस हम ये मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। We might want to create a constant or final field that is associated with the class। ठीक है, अब हम ये भी चाह सकते हैं कि हम एक कांस्टेंट या एक फाइनल फील्ड बनाएं जो कि किसी क्लास से एसोसिएट हो, यानी हमारी क्लास से एसोसिएट हो। वी वुड यूज़ पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन दैट केस। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल उस केस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको डिफाइन करूँ अपनी क्लास के अंदर, तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और उसके बाद उसका नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये ओवरऑल दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट ये क्या रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो सकेगी। ठीक है, स्टैटिक क्लास कांस्टेंट डिफाइंड इन द क्लास फाइल। तो ये बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा और डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। इट कुड बी एक्सेस बाय क्लाइंट्स बिकॉज इट इज़ पब्लिक। सबसे पहले तो ये पब्लिक है, तो ये क्लाइंट्स जो हैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। logic.java फाइल के अंदर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। इट इज़ स्टैटिक सो देयर विल ओनली बी वन कॉपी फॉर द क्लास। चूँकि ये स्टैटिक है तो इसका सिर्फ एक इंस्टेंस बनेगा जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये स्टैटिक है। ठीक है, तो इसके 1000 कॉपीज नहीं बनेगी, सिर्फ एक इंस्टेंस बनेगा और वही इंस्टेंस जो है सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, आपस में शेयर कर रहे होंगे, उसी को पॉइंट कर रहे होंगे, उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंस होता है स्टैटिक से बेसिकली, कि बेसिकली एक इंस्टेंस बनता है और वो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उसी इंस्टेंस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे कि काउंट में हो रहा है, जब हम काउंट जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो काउंट वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, बेसिकली शेयर कर रहे हैं। तो जो वैल्यू है उसकी करंट वैल्यू वो सबके पास रहेगी
और उसी को अब हम फिर अपडेट करेंगे बाय यूजिंग दी मेथड जो कि मैंने बताया आपको। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नई चीज़ आ रही है कीवर्ड फाइनल, जो कि इसको क्या बना दे रहा है, इसको एक कांस्टेंट बना दे रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल को क्या बना दे रहा है, एक कांस्टेंट बना दे रहा है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फाइनल। ओके, नाउ स्टैटिक क्लास कांस्टेंट, इट इज़ एक्सेस बाय द क्लाइंट यूजिंग द क्लास नेम। ये किस तरीके से एक्सेस हो सकता है क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर, क्लास नेम को इस्तेमाल करके, जो कि क्या है, अकाउंट। यानी मैंने अकाउंट लिखा, उसके बाद डॉट के बाद इसका नाम लिखा, पूरा लिखा इस फील्ड का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंस इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कैन एक्सेस द कांस्टेंट डायरेक्टली। चूँकि ये किसी इंस्टेंस ऑफ द क्लास से, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द क्लास से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो होंगे क्लास के, वो इसको डायरेक्टली इस कांस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स से। ठीक है, क्लास की किसी भी ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे मैंने बात की हुई है स्टैटिक मेथड्स इन अ क्लास, यानी हम मेथड्स भी जो हैं वो स्टैटिक बना सकते हैं और हम बनाएंगे अपनी क्लास के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेथड डेफिनेशन रिसाइड्स इन क्लास, नॉट कॉपीड टू ईच ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब हम कोई स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमारी क्लास में ही रहती है उस मेथड की, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी नहीं होती है। यानी अगर मैंने किसी मेथड को स्टैटिक बना दिया तो वो हर ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो उसको कॉपी नहीं करेगा, वो क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर वो मेथड मौजूद है उसी में ही वो उसकी डेफिनेशन रहेगी, रिसाइड करेगी। अ मेथड दैट मे बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड येट। तो स्टैटिक मेथड ऐसे होते हैं जो कि कॉल हो जाते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट ना भी बना हो क्लास का, तब भी हम उनको कॉल कर सकते हैं उन स्टैटिक मेथड्स को। A method that works with several objects, not logical that one object might make the call। तो ये एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकते हैं, और ये लॉजिकल नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल इनको करे। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स भी जो है उनके साथ उनको कॉल करके भी ये मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको देखते हैं। परहैप्स वी वांट टू सी द करंट इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल अकाउंट्स। शायद हम ये जानना चाहते हों, ये देखना चाहते हों अपने प्रोग्राम में कि करंट इंटरेस्ट रेट क्या है सारे अकाउंट्स का, तो हम एक मेथड बना सकते हैं स्टैटिक मेथड अपने क्लास के अंदर, जो कि क्या करेगा, करंट रेट को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल बताई हुई कि उस मेथड को, स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अकाउंट, और उसके बाद उस मेथड का नाम गेट करंट रेट, जो कि स्टैटिक मेथड है। ठीक है, इसका नाम आ गया, तो इस तरीके से ये जो है ये एक्सेस होते हैं स्टैटिक मेथड। और यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है, मैंने इन स्टैटिक मेथड को कॉल किया टोटल डिपॉजिट को, और उसके अंदर मैं क्या पास करवा रहा हूँ, 3 ऑब्जेक्ट्स में पास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को मैं पास करवा सकता हूँ और उसकी बेस पे मैं जो है कैलकुलेशन करवा सकता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग स्टैटिक मेथड। ओके, सो नाउ दिस लेसन हैज़ इटसेल्फ बीन एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ द वैल्यू ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड इट्स मैनी लेयर्स। तो ये सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल रही है मेरे लेसन्स में कि एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या वैल्यू देती है, क्या जो है वो सहूलत देती है प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसके कितनी डीप लेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, कितनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मौजूद होती हैं, उसके कितने लेवल्स होते हैं जो कि हमसे छुपे हुए होते हैं और जिसके ऊपर हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा वी हैव लर्न जस्ट इनफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट मेमोराइज हाउ टू यूज़ दैम विद दीज फैमिलियर कंस्ट्रक्ट। तो हमने बहुत से इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी पढ़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ताकि हम समझ सकें और ख़ाली मेमोराइज ना करें, हम बेसिकली ये भी समझ सकें किस तरीके से हमें इन्हें यूज़ करना है मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट्स के साथ। ठीक है, बट वी हैवेंट bothered to go any deeper into notions of memory management, storage and so on।
तो बेसिकली अभी हम बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग पे नहीं गए, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज वगैरह के फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में अभी हम इतने डीपर नोशंस में नहीं गए। लेकिन जब हम स्टडी करेंगे, एज यू कंटिन्यू टू स्टडी, जैसे हम स्टडी करते रहेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम इन एरियाज़ में भी जो है वो डीपर अपनी नॉलेज बढ़ाएं और उसके अंदर हम फोकस करें। एंड इफ़ यू डू, व्हाट यू विल फाइंड विल नॉट बी कॉन्फ्लिक्टिंग बट विल फर्दर इल्यूमिनेट व्हाट यू हैव लर्न सो फार। और अगर आपको ऐसा करना पड़ेगा तो इससे आप कॉन्फ्लिक्शन पैदा नहीं होगी आपके कॉन्सेप्ट्स में, बल्कि और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे और ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है वो डिपेंड होगी। जब जो भी अभी हमने पढ़ा है उससे और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डेवलप होगी। नाउ इन द मीन टाइम we have got a little more to go on our lessons on classes. To gain more practice with the concepts covered in this lecture, make some changes to your client file. तो आपको कुछ चेंजेस करनी है क्लाइंट फाइल में, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसी में ही आपको चेंजेस करनी है। सबसे पहले तो एरेज ऑफ अकाउंट्स ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, वो अभी मैंने इस लेसन में डिस्कस किया है वो कैसे बनते हैं, तो अब उसको आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको मेथड्स को राइट करना है और कॉल करना है जिनमें अकाउंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पास हों एज अ पैरामीटर। तो ये काम आपको परफॉर्म करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन द क्लास फाइल क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल लाइक द वन इन आवर एग्जाम्पल। तो क्लास फाइल के अंदर क्या करो, स्टैटिक वेरिएबल बनाओ उसी तरह से जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड की। चेंज द कंस्ट्रक्टर्स एंड टेस्ट देम बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स बैक इन द क्लाइंट फाइल। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर्स को बनाना है और उनको टेस्ट करना है ऑब्जेक्ट्स बना के क्लाइंट फाइल में, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं, ये सारे टास्क जो हैं, आपको ये सारे परफॉर्म करने हैं वन बाय वन, ओके। नाउ इन दी एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ओके। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है वो परफेक्ट होती रहेगी। सो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर दिस लेसन। आई होप you understand this lesson very well, and if you have any query, any problem or any kind of question related to this lesson, then feel free to comment in the video comment section. Please subscribe to my channel and share this channel with your friends. Thank you very much for watching.